हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं रीड 2025 27-28 को जो होने वाला पेपर है दोस्तों, उसके लिए प्रैक्टिस क्लास यानी प्रीवियस ईयर पेपर की जो क्लास है दोस्तों, तो उसमें दोस्तों साइंस की क्लास है आज, जिसमें दोस्तों 24 जुलाई 2022 की सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, ये साइंस का। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि जो 2022 में जूनियर का पेपर हुआ था दोस्तों, वो दोस्तों 3 पेपर हुआ था प्राइमरी जूनियर का। अब तक दोस्तों 8 पेपर हुए दोस्तों रीड के। तो दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट का पेपर, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम सभी अपनी। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस समूह में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है मोनेरा, दूसरा ऑप्शन प्रोटिस्टा, तीसरा ऑप्शन फंजाई, चौथा ऑप्शन है प्लांटी। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक थे आर.एच. वाइटेकर, जो 1969 में दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों 1969 में 5 मतलब जो जीवों को 5 जगत में विभाजित किया था, जिसमें दोस्तों मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, पादप है दोस्तों, और एक है जंतु। तो दोस्तों ये 5 जगत उन्होंने बताए थे आर.एच. वाइटेकर ने जीवों को 5 जगत में 1969 में दोस्तों। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किसमें? तो दोस्तों जैसे मोनेरा जगत है, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जैसे दोस्तों नीले हरीश शैवाल। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ यूकैरियोटिक की बात कर रहा है। फिर दोस्तों दूसरा ऑप्शन है प्रोटिस्टा। तो यहाँ पर दोस्तों यूकैरियोटिक की बात की गई है दोस्तों, यूकैरियोटिक की बात की गई है। फिर आगे दोस्तों देखते हैं, और एक कोशिकीय होता है दोस्तों यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय होता है प्रोटिस्टा। लेकिन आगे वाले ऑप्शन भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे तीसरा ऑप्शन है फंजाई, तो फंजाई में दोस्तों यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय आते हैं, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। और चौथा ऑप्शन जैसे पादप है, प्लांट है, तो इसमें यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय आते हैं, तो ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन दोस्तों, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? तो प्रोटिस्टा जगत में। इसके उदाहरण क्या हैं दोस्तों? जैसे शैवाल है दोस्तों, शैवाल। फिर दोस्तों क्या, अमीबा है दोस्तों, अमीबा। जैसे दोस्तों पैरामीशियम है, प्रोटोजोआ है। तो ये सब दोस्तों प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं दोस्तों। आर.एच. वाइटेकर ने 1969 में जीवों को 5 जगत में विभाजित किया था। फिर दोस्तों 122 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम गाल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया? सर्वप्रथम गाल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया? तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा ऑप्शन है कैमिलो गाल्जी, चौथा ऑप्शन है ल्यूएन हाक। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर है गाल्जी उपकरण की बात की जा रही, तो इसको जो उपकरण किसने वर्णित किया था? कैमिलो गॉल्जी ने। दोस्तों इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अब इसमें कुछ समझाने वाला ट्रिक है नहीं दोस्तों, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको कि सर्वप्रथम गाल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया? तो कैमिलो गाल्जी ने, कैमिलो गाल्जी ने। अब जैसे दोस्तों रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने कोशिका को वर्णित किया था रॉबर्ट हुक ने। फिर दोस्तों जैसे एंटोनियन ल्यूएनहाक हैं, तो उन्होंने दोस्तों सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ये दोस्तों सूक्ष्मदर्शी की सहायता थे, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने क्या किया था दोस्तों? पहले जीवित कोशिका देखी थी। एंटोनी ल्यूएनहाक ने क्या किया था? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पहली जीवित कोशिका देखी थी दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। और दोस्तों कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, ये चीज है। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 123 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? कौन से जीवाणु से? तो इसमें पहला ऑप्शन है बोर्डिटेला परटुसिस, दूसरा ऑप्शन है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेराई,
तीसरा ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। चौथा ऑप्शन निसेरिया गुनेराई। तो यहाँ पर दोस्तों काली खांसी की बात की जा रही है। ये सभी दोस्तों जीवाणु हैं। अब इनसे होने वाला रोग क्या है भाई? काली खांसी जिस जैसे है। तो बोर्डेटेला परटुसिस से कौन सा रोग होता है? काली खांसी। ये दोस्तों दोस्तों जीवाणु है बोर्डेटेला परटुसिस। संक्रामक रोग है दोस्तों काली खांसी। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो दोस्तों जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे दोस्तों दूसरा ऑप्शन है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थराई। ये भी जीवाणु। इससे कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इससे होता है डिप्थीरिया। कौन सा रोग होता है दोस्तों? डिप्थीरिया। कोरिने बैक्टीरियम डिप्थराई से डिप्थीरिया रोग होता है। फिर तीसरा ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो इससे कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इससे होता है कुष्ठ रोग। कौन सा रोग होता है दोस्तों? कुष्ठ रोग। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से कुष्ठ रोग होता है। अब निसेरिया गुनराई से ये दोस्तों हो चुका है क्वेश्चन पिछले सेट में। मीन्स 2000 जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर हुआ था उसमें भी आया है क्वेश्चन। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है 24 जुलाई 2022 का। क्योंकि दोस्तों 2022 में 3 पेपर हुए थे, 24 जुलाई को 2 और 23 जुलाई को 1। अब यहाँ पर चौथा ऑप्शन है निसेरिया गुनराई। तो दोस्तों ये यौन संबंधित रोग है। और एक दोस्तों और आता है, इसे सुजाक रोग भी कहते हैं। सुजाक रोग दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है दोस्तों, एक मिनट। सुजाक रोग दोस्तों इससे होता है। और दोस्तों यौन जनित रोग भी होता है इससे, ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाएंगे। सारे ऑप्शन एक्सप्लेन किया कर दिया है मैंने, क्योंकि कहीं कहीं ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर 124 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं? निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है बीज, दूसरा ऑप्शन एंडोस्पर्श, तीसरा ऑप्शन है फल, चौथा ऑप्शन है भ्रूण। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या कहा गया कि निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं फल। क्या कहते हैं? फल, साइंस की भाषा में। और दोस्तों जैसे ये निषेचन के पश्चात विकसित व परिपक्व अंडाशय फल कहते हैं। और जैसे दोस्तों इसमें और ऑप्शन है, जैसे फल कैसे बनता है? जब भ्रूण विकसित हो जाता है दोस्तों, तो भ्रूण विकसित होने पर फल बनता है। भ्रूण विकसित होने पर क्या बनता है दोस्तों? फल बनता है। और फल विकसित होने पर उसमें बीज उत्पन्न होते हैं। फल विकसित होने पर उसमें बीज उत्पन्न होते हैं। और ये मुख्यतः दोस्तों पौधे की बात की जा रही है, पौधों में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। बाकी ऑप्शन जो 2 हैं इसमें क्लियर हो गए, बाकी 2 हैं तो उसको नेक्स्ट उसमें देख लेंगे दोस्तों, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी जैसे उसमें दोस्तों क्या था, एक जैसे और चीज़ देख लीजिए, जैसे अंडाशय किसे कहते हैं? तो अंडाशय में काम क्या होता है भैया? अंडाशय में ये होता है काम मुख्यतः कि ये दोस्तों मादा जननांग का एक तो भाग होता है, पहली बात। और जो स्त्री केसर में होता है दोस्तों। 125 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पहला ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश आवश्यक है बहुत ज़्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड है दूसरा ऑप्शन। क्लोरोफिल है तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो दोस्तों ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। भाई प्रकाश संश्लेषण पहली बात तो एक कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन है। ये दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में प्रकाश संश्लेषण कौन सा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों सूर्य का प्रकाश चाहिए, नहीं पूछा गया है, कट जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चाहिए दोस्तों, नहीं पूछा गया है तो नहीं होगा हमारा ऑप्शन। क्लोरोफिल तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और जिसमें जितना हरापन होता है उतना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण या उतना अच्छा भोजन अपना प्राप्त करते हैं। तो नहीं पूछा गया, ये भी नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों चौथा ऑप्शन ऑक्सीजन की तो हमें ज़रूरत होती है, हम सभी की ज़रूरत होती है, मानवों को ज़रूरत होती है, पेड़ पौधों को नहीं होती। इनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है।
फिर दोस्तों 126 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है क्रेब्स चक्र, दूसरा ऑप्शन है केल्विन चक्र, तीसरा ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, चौथा ऑप्शन है किण्वन। फिर से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन विघटन मतलब टूटना या अलग होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये तो मुख्यतः कहलाता है दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पर जैसे बाकी ऑप्शन है दोस्तों, जैसे केब्स चक्र है। केब्स चक्र क्या है भाई दोस्तों? तो दोस्तों केब्स चक्र जो है ये कोशिकीय श्वसन से संबंधित है। केब्स चक्र कोशिकीय श्वसन से संबंधित है। जैसे दोस्तों केल्विन चक्र है, इसका संबंध प्रकाश से है दोस्तों, ये प्रकाश की क्रिया संबंधित है। किण्वन क्या है दोस्तों? तो किण्वन दोस्तों एक जैव रासायनिक क्रिया है। किण्वन क्या है? जैव रासायनिक क्रिया है। और किण्वन दोस्तों किसका एग्जाम्पल है? ये भी दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है या जैव रासायनिक क्रिया जैसे कहा जा रहा, रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। ये भी रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, ये भी किण्वन। कि किण्वन कौन भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक? तो रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 127 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती हैं? पहला ऑप्शन एपोक्राइन, दूसरा ऑप्शन होलोक्राइन, तीसरा ऑप्शन एक्राइन और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो दोस्तों इसमें जो थोड़ा सा इसमें विभाग ने उत्तर माना है दोस्तों, मतलब रीट के जो दोस्तों आयोग ने उत्तर माना है, यहाँ पर दोस्तों उन्होंने माना है कि दोस्तों सी को मान लिया है। मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां कौन से प्रकार की हैं? एक्राइन है। लेकिन दोस्तों जो मानव शरीर है इसमें तीनों प्रकार की जो श्वेत ग्रंथियां हैं पाई जाती हैं। मानव शरीर में 3 प्रकार की श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं और ज़्यादातर हिस्से में एक्राइन ग्रंथि पाई जाती हैं। तो इन्होंने उस बेस पर मान लिया मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती हैं? तो एक्राइन होती हैं दोस्तों, एक्राइन प्रकार की होती हैं। और ये दोस्तों मुख्यतः स्तनधारी जीवों में पाई जाती हैं। और इसका काम क्या होता है दोस्तों? इसके माध्यम से दोस्तों जल है, नाइट्रोजन है, ये सब दोस्तों अनुपयुक्त पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। जल है जैसे प्यूरिफाई हुआ तो उसके माध्यम से एक्राइन के माध्यम से बाहर निकल गया। फिर दोस्तों 128 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम दोस्तों कैल्सीफेरॉल होता है। जैसे विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है दोस्तों। तो इसका विटामिन डी कैल्सीफेरॉल की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? पहला ऑप्शन है रतौंधी, दूसरा ऑप्शन है बेरी, तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी, चौथा ऑप्शन है रिकेट्स। तो यहाँ पर विटामिन डी की बात की जा रही है तो इसकी जो कमी से रोग होता है दोस्तों रिकेट्स होता है। और यह बच्चों में पाया जाता है दोस्तों रिकेट्स रोग। इसमें बच्चों में इसे दोस्तों सूखा रोग भी कहते हैं। और रिकेट्स को ही दोस्तों कौन सा रोग कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं दोस्तों इसे। और रिकेट्स को विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों। और ये दोस्तों बच्चों में प्रायः होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे बात की जा रही है कि रतौंधी किस विटामिन की जैसे कमी होती है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों। बेरी है दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी सी की कमी से होता है दोस्तों। विटामिन सी क्या कहते हैं सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 129 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से प्रणाली में मतलब कौन से प्रणाली माफ़ कीजिएगा दोस्तों प्राणी है मतलब जैसे जीव जंतु हैं या प्राणी, कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दोस्तों मादा और नर का होना जरूरी होता है, मतलब इसमें और लैंगिक में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन दोस्तों अमीबा, दूसरा ऑप्शन हाइड्रा, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, चौथा ऑप्शन है लीशमैनिया। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अलैंगिक जनन की बात की गई है प्राणी में। प्राणी अगर ना होता तो दोस्तों ईस्ट में भी जो होता है वो मुकुलन द्वारा ही जनन होता है, मतलब अलैंगिक। लेकिन यहाँ पर विशेष तौर से प्राणी की बात की गई तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रा। और दोस्तों जैसे बाकी जो ऑप्शन बचे इनमें क्या है भाई,
तो इनमें दोस्तों लैंगिक जनन होता है, जैसे अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, क्या कहते हैं लीशमैनिया है, इनमें लैंगिक जनन होता है। मैंने बताया दोस्तों लैंगिक जनन में नर मादा होना जरूरी है, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे दोस्तों। फिर 130 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? तो पहला ऑप्शन FSH, दूसरा ऑप्शन दोस्तों TSH, तीसरा ऑप्शन ADH, चौथा ऑप्शन है GH। तो ये सभी दोस्तों हार्मोन निकलते कहाँ से हैं, ये थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। ये जितने भी हार्मोन्स बताए गए हैं दोस्तों, ये सब दोस्तों पीयूष ग्रंथ से निकलते हैं। पीयूष ग्रंथ किससे दोस्तों? पीयूष ग्रंथ से सब निकलने वाले हैं। और पीयूष ग्रंथ में भी दो प्रकार से हार्मोन निकलते हैं, अग्र पीयूषिका मतलब अग्रस्थ पीयूषिका एक होती है और एक होती पश्च पीयूषिका बोला जाता है। तो जैसे यहाँ पर FSH है, ये दोस्तों अग्रस्थ पीयूषिका से निकलने वाला हार्मोन है। TSH है, ये भी दोस्तों अग्रस्थ पीयूषिका से निकलने वाला है दोस्तों। ADH है दोस्तों, ये पश्च पीयूषिका से निकलने वाला हार्मोन है। और दोस्तों GH है दोस्तों, ये दोस्तों हमें भी कंफर्म नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, कौन से हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों FSH हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? फोलिकल सिमुलेटिंग हार्मोन होता है। यहाँ लिखा नहीं जाएगा दोस्तों, काफ़ी बड़ा है, फोलिकल सिमुलेटिंग हार्मोन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया दोस्तों, क्या होता है? फोलिकल सिमुलेटिंग हार्मोन। फिर दोस्तों 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यौन संचरित रोग का उदाहरण क्या है? यौन संचरित, पहला ऑप्शन दोस्तों TB, दूसरा ऑप्शन कैंसर, तीसरा ऑप्शन गोनेरिया, चौथा ऑप्शन निमोनिया। यौन संचरित की बात की जा रही है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे पहला TB है, कैंसर है, गोनेरिया है, निमोनिया है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी मैंने इससे पहले बताया था, अगर आप सभी को याद होगा, जस्ट अभी शायद मेरी समझ से पहला ही क्वेश्चन था। तो यहाँ पर दोस्तों जो निस्सेरियाई गोनोरिया है, ये इसी कमी से होता है, मतलब इससे होता है दोस्तों। ये जीवाणु है दोस्तों, क्या है? जीवाणु यौन संचरित रोग या सुजाक रोग होता है दोस्तों। इससे एक और सुजाक, अब जैसे TB है, ये क्या करता है दोस्तों? TB जो है दोस्तों, ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, फेफड़ों को TB। कैंसर तो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित करता है दोस्तों, लेकिन निमोनिया जो है दोस्तों, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, सांस लेने में दोस्तों मतलब दिक्कत होती है। 132 नंबर क्वेश्चन है कि एक बल F किसी क्षेत्र A पर लग रहा है, यदि बल को दुगना तथा क्षेत्र को आधा कर दिया जाए तो परिणामी दाब प्रारंभिक दाब का होगा। मतलब पहले वाला दाब जैसे परिणामी मतलब जो बाद का है, और पहले दाब का क्या होगा। फिर से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक बल F किसी क्षेत्र A पर लग रहा है, यदि बल को दुगना तथा क्षेत्र को आधा कर दिया जाए तो परिणामी दाब तथा प्रारंभिक दाब का क्या होगा। मतलब परिणामी दाब प्रारंभिक दाब का होगा। पहला ऑप्शन दोस्तों आधा, दूसरा ऑप्शन दोगुना, तीसरा ऑप्शन दोस्तों एक चौथाई, चौथा ऑप्शन है चौगुना। चौगुना। तो यहाँ पर जैसे भाई यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बल को दोगुना किया जाए, और जैसे क्षेत्र में जैसे मान लीजिए एक ईंट है, ईंट को आधा कर दिया जाए। जो ईंट होती है उसको दोस्तों, उसको आधा कर दिया जाए, और जो बल लग रहा है उसको दोगुना कर दिया जाए। तो जो पहले बल लग रहा था उसका क्या परिणाम था, और जो अब लग रहा तोड़ने के बाद आधा करने पर, उस वो क्या है दोस्तों, अब वाला बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जैसे आधा है, नहीं भाई, तो यहाँ पर आधा नहीं होगा दोस्तों, दोगुना नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर एक चौथाई नहीं होगा, यहाँ चौगुना हो जाएगा। सीधा समझ में आ रहा है भाई, जब क्षेत्रफल भी आधा कर देते हैं और दाब भी दोगुना कर रहे हैं तो चौगुना होगा। और ये कैसे हो रहा है दोस्तों? दाब के सूत्र से। दाब का सूत्र क्या होता है? P बराबर F अपान A। P बराबर F अपान A। तो दोस्तों इस सूत्र से है भाई, ऐसे भी समझ में आ रहा है दोस्तों, कॉमन सेंस के, जब क्षेत्रफल दुगुना और दाब दुगुना किया जा रहा है, मतलब क्षेत्रफल आधा और दाब दुगुना किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है चौगुना हो जाएगा प्रारंभिक दाब का। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 133 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। पहला दोस्तों आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित
दूसरा ऑप्शन है आभासी कॉमा दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। तीसरा ऑप्शन है वास्तविक कॉमा दर्पण के पृष्ठ पर तथा आवर्धित। चौथा ऑप्शन है वास्तविक दर्पण के पीछे तथा बिंब साइज के बराबर। तो जो दोस्तों आप सभी जानते होंगे जो दर्पण हम लोग यूज करते हैं ये समतल दर्पण ही है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित, और दूसरा ऑप्शन है क्या? तो आप सभी ये भी जानते होंगे दोस्तों कि समतल दर्पण पे बराबर चित्र दिखता है। तो ये तो होगा नहीं हमारा पहला ऑप्शन, आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। जैसे वास्तविक दर्पण के पृष्ठ पर तथा आवर्धित नहीं दोस्तों, वास्तविक दर्पण के पीछे तथा बिंब साइज के बराबर। बिंब साइज के बराबर तो बनता है लेकिन यहाँ पर दोस्तों वास्तविक नहीं, तो आभासी होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाएंगे। और दोस्तों ये उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी हो। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 133 नंबर क्वेश्चन था, ये है 134 नंबर क्वेश्चन कि स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता सीमा होती है। श्रव्यता की बात की गई सुनने से संबंधित दोस्तों कि स्वस्थ मनुष्य की जो सुनने की सीमा है क्या है। पहला ऑप्शन है 10 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। दूसरा ऑप्शन है 10 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज। तीसरा ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चौथा ऑप्शन दोस्तों 20 हर्ट्ज से 2 लाख हर्ट्ज। दोस्तों 2 लाख हर्ट्ज। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे श्रव्यता की जो सीमा है हम सभी की, ये तो आप सभी बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि भैया 20,000 से 20,000 हर्ट्ज होती है। और ये श्रव्यता को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसे श्रव्य तरंगे मतलब श्रव्य तरंग बोलते हैं ज़्यादातर कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो मनुष्य सुन सकता है इसको श्रव्य तरंग कहा जाता है। और ये 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य, अपश्रव्य और दोस्तों पराश्रव्य। दोस्तों श्रव्य, अपश्रव्य, पराश्रव्य। और जैसे दोस्तों अपश्रव्य की बात करें तो ये इनकी क्या विशेषता होती है दोस्तों? ये 20 हर्ट्ज से कम होती हैं अपश्रव्य दोस्तों, और इन्हें हम सुन नहीं सकते, इन्हें हम सुन नहीं सकते। तो इन्हें क्या कहेंगे? अपश्रव्य तरंग कहेंगे। अपश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से कम होती हैं और हम इन्हें सुन नहीं सकते, इन्हें अपश्रव्य तरंग कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। और दोस्तों एक पराश्रव्य तरंग होती हैं, ये 20 हर्ट्ज से अधिक होती हैं और इन्हें मुख्यतः दोस्तों चमगादड़ ही सुन सकता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 135 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश उत्सर्जक डोल। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश उत्सर्जक डायनमो। तीसरा ऑप्शन है प्रकाश उत्सर्जक ड्रम। चौथा ऑप्शन है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो दोस्तों इसको तो याद कर लीजिए भाई, इसमें कोई ट्रिक मतलब कैसे समझाने का कोई वो है नहीं दोस्तों। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा हो जाएगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी का जो पूरा नाम होता है दोस्तों प्रकाश उत्सर्जक डायोड। हाँ इंग्लिश में दोस्तों इसे जान लीजिए क्या होता है दोस्तों। यहाँ से लिख रहा हूँ थोड़ा सा मैं जगह, लाइट लाइट एमिटिंग लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू दोस्तों।